हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रितु सक्सेना एंड मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या पास्ट में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए इज़ अ प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल, एंड बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके स्ट्रक्चर पे भी काम किया। मतलब किसी ने फोटो 51 दिया एंड फिर वॉटसन एंड क्रिक ने वहाँ से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था डीएनए का वहाँ से प्रेडिक्ट किया। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं हम डीएनए एंड आरएनए को। तो न्यूक्लिक एसिड क्या मतलब होते हैं? ये लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। सिंस आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, बट बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में, लाइक मेनली इन वायरसेस लाइक प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफाजेस। बट जिनमें वो एज ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी करते, उसमें उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, लाइक टीआरएनए, एमआरएनए। इनके फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये ना जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर से। तो डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए जो होता है हमारा प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन भी करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। आरएनए जो होते हैं वो हमारे राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये वायरसेस में सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, बाकी सब में इनका मेनली जीन एक्सप्रेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखते हैं डीएनए एंड आरएनए की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट क्या होती है। तो डीएनए एंड आरएनए की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं। एक फॉस्फेट इज सेम इन डीएनए एंड आरएनए में, फॉस्फेट सेम होता है। फिर आगे हमारा शुगर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, हम नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में देखते हैं। देन हो गया हमारे बेसिस, 2 टाइप के बेसिस होते हैं डीएनए एंड आरएनए में, एंड उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है, वो भी हम अपकमिंग स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है एंड ये नाइट्रोजनस बेसिस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुगर की बात करते हैं। अगर शुगर की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का नाम होता है, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन्हीं के नाम से, इनके नाम में ही शुगर छुपा हुआ है। डीऑक्सी राइबो मतलब डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है डीएनए में। राइबो मतलब राइबोज शुगर होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम शुगर्स को लेबल कर लेते हैं। शुगर को अगर हम देखें तो ये दोनों जो शुगर होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, और ये बीटा फ्यूरेनोस फैमिली से बिलोंग करती हैं, बीटा फ्यूरेनोस फैमिली से। ठीक है, ये तो इनकी हो गई सिमिलैरिटी। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस देखें तो इनका जो जो डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, उसके सेकंड कार्बन जो होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है इनका, कि मतलब डीऑक्सीराइबोज में नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C2 और शुगर, बाइल राइबोज में C2 पे हाइड्रोक्सिल रहता है। तो ये ही इनका एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडीन्स। प्यूरिन्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया एडेनिन मत को हम A से, गुआनिन को G से। फिर प्रिमिडीन्स 3 टाइप के, साइटोसिन को C, यूरेसिल U, थाइमिन इज T। तो पहले इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो प्यूरिन्स जो होते हैं 2 तरह की रिंग्स होती है, एक 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये वाली रिंग जो होती है 5 है और ये वाली रिंग जो 6। बट पिरामिडीन्स में ओनली 6 मेंबर्ड रिंग, एक ही रिंग होती है। इसमें 2 रिंग होती है, 2 रिंग स्ट्रक्चर, एंड ये जो होता है 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएनए एंड आरएनए में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए में प्यूरिन सेम होते हैं, ए और जी दोनों में प्रेजेंट होता है। बट प्रिमिडीन्स पे अगर आए तो मेजर डिफरेंस प्रिमिडीन्स में होता है। डीएनए में सी एंड टी प्रेजेंट होता है एंड आरएनए में यू एंड सी प्रेजेंट होता है। मतलब आरएनए में जो थाइमीन होता है वो उसकी जगह यूरेसिल होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह टी होता है, मतलब थाइमीन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो डीएनए में आपके हो गए ए टी जी सी अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, और ए आरएनए में ए यू जी सी। तो ये ही हमारा नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस है। अब हमने देख लिया कि नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है। अभी देखते हैं कि ये अटैच कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिमिडीन, ये प्यूरीन ले लिया है और एक ये प्रिमिडीन, इट इज़ जस्ट फॉर डिनोटिंग और आपको बताने के लिए कि ये अटैच कैसे होते हैं। तो प्रिमिडीन है हमारा सी साइटोसिन एंड प्यूरीन है एडेनिन। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है 1 2 3 4, दिस वन इज 5। फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पे शुगर के एस्टरीफाइड होता है। ठीक है, एस्टरीफाइड और बोल सकते हैं एस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। ये दोनों में सेम होता है, प्यूरिन्स हो या प्रिमिडीन्स दोनों में सेम होता है ये। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये सिमिलैरिटी है। बट अगर प्रिमिडीन की बात करें तो प्रिमिडीन में N1 जो 1 से डिनोट करते हैं, प्रिमिडीन में N1 जो होता है वो C कार्बन 1 ऑफ शुगर से अटैच होता है। N1 इज अटैच टू C1 ऑफ शुगर इन प्रिमिडीन। एंड सिमिलरली अगर प्यूरिन्स की बात करें तो प्यूरिन में N9 इज अटैच टू C1 ऑफ शुगर। N9 is attached to C1 of sugar in purines। ठीक है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी, कार्बन 1 ही है शुगर का, बट उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है, नाइट्रोजन में डिफरेंस है। N9 इन प्यूरिन एंड N1 इन प्रिमिडीन, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं N बीटा ग्लाइकोसिल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद रखने के लिए, एन बीटा ग्लाइकोसिल बॉन्ड। देन अब हम देखते हैं, हमने देख लिया न्यूक्लियोटाइड है तो वो अटैच कैसे होंगे, मतलब ऐसे तो पढ़े नहीं होंगे, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे तभी वो जाके डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम बार बार बोल रहे डीएनए इज अ डबल हेलिकल, तो कैसे अटैच है हम देखते हैं। तो अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को हमने देख लिया, ये यहाँ पे अटैच हो गया हमारा बेस, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो गया। तो सिमिलरली हमारा सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इसके भी फॉस्फेट यहाँ पे बेस अटैच है, यहाँ फॉस्फेट अटैच है। तो यहाँ यहीं से हमारा बॉन्ड बनता है, 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन हो गया। सिमिलरली इस वाले का 1 2 3 4 5th। तो ये जो बॉन्ड कहलाता है इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे बनता है फॉस्फोडाइस्टर, इसका जो होता है COH, मतलब जो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप सी का 3rd कार्बन से, एंड फॉस्फेट का यहाँ पे C5 अटैच होता है, मतलब इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है, ये पूरे न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से अटैच करके रखता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इसी की वजह से पूरा जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स पे अटैच होते हैं सारे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, एंड वो मिलके एक डीएनए स्ट्रैंड और डीएनए स्ट्रक्चर और आरएनए स्ट्रैंड आरएनए स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा ये हो गया हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में मतलब सेम डायरेक्शन में होता है, एक स्ट्रैंड में सेम मतलब सिमिलर डायरेक्शन होती है, या सिमिलर डायरेक्शन में होता है एक स्ट्रैंड में, जो मतलब एक स्ट्रैंड है डीएनए का तो एक ही डायरेक्शन में होगा उस स्ट्रैंड में। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके रखता है। अब आते हैं वॉटसन ने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, उसको देखते हैं डिटेल में क्या उन्होंने दिया। इन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन से स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया इन्होंने, तब पता चला, तब इन्होंने स्ट्रक्चर दिया। और तो इसमें इन्होंने ये पाया कि जो फॉस्फेट, आप यहाँ पे अगर ये देखें तो फॉस्फेट शुगर
फॉस्फेट शुगर जो होता है वो ऑल्टरनेटिवली अटैच है, तो ये इसीलिए इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। मतलब हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट है, शुगर है, बेस है, तो फॉस्फेट शुगर ऐसे करके जो न्यूक्लियोटाइड्स के हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ऑल्टरनेटिवली अटैच है। ठीक है, और जो बेसिस हैं हमारे वो अंदर की तरफ स्टैक्ड है। शुगर फॉस्फेट हमारा बैकबोन हो गया जो बाहर की तरफ आ गया, ये देखिए, और जो बेसिस है अंदर की तरफ स्टैक्ड है। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे पता चलता है कि हाँ मतलब शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसमें, उन्होंने बोला शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड बेसिस आर स्टैक्ड इनसाइड, बेसिस आर स्टैक्ड इनवर्ड या इनसाइड की तरफ बेसिस स्टैक्ड है। ठीक है, और ये बेसिस जो होते हैं ये भी बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, ये हम देखते हैं आगे। एंड उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, उन्होंने बताया कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक ही एक्सिस पे, मतलब जैसे ये मैं एक्सिस बनाऊं तो इस पे ही दोनों स्ट्रैंड्स अटैच होते हैं, मतलब डबल हेलिकल फॉर्म में। और इनका जो स्ट्रक्चर था, इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया था वो क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड बोला। इन्होंने बोला कि वो राइट हैंडेडली अटैच है एक ही एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो ये इसका एक्सिस हो गया और ये वाला स्ट्रैंड भी इस पे अटैच है, सिमिलरली ये वाला स्ट्रैंड भी, तो सेम एक्सिस पे दोनों स्ट्रैंड्स अटैच है राइट हैंडेड फॉर्म में। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था, बोल सकते हैं बहुत बड़ा फाइंडिंग था डीएनए के केस में। अब मैंने आपको बोला कि जो हमारे बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ स्टैक्ड होते हैं और वो भी बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो कैसे अटैच होते हैं और हमारी जो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड है वो किस तरह से मतलब पाए जाते हैं डीएनए में, कैसे वो मतलब इतने स्टेबल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे जो एक साइंटिस्ट थे बहुत रिनाउंड, इरविन चारगेफ ने एक रूल दिया था, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। इरविन चारगेफ ने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स जो हमारे ए और जी हैं विल बी सिमिलर टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स। ठीक है, दोनों का नंबर सेम होगा, अगर एक प्यूरिन है एक पिरिमिडीन है, दो प्यूरिन है तो दो पिरिमिडीन है, या बोलते परसेंटेज ऑफ प्यूरिन विल बी सिमिलर टू परसेंटेज ऑफ पिरिमिडीन, या और इजी भाषा में बोल सकते हैं ए का परसेंटेज विल बी इक्वल टू टी का परसेंटेज। और ऐसा इन्होंने क्यों बोला, इसके पीछे भी एक कारण है क्यों। ए जो होता है हमारा टी से पेयर होता है डबल बॉन्ड से, एंड जी जो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड से सी से पेयर होता है साइटोसिन से। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ए जितना नंबर ऑफ ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 ए है तो 5 टी हो गए या 5 जी है तो 6 सी हो गए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही आरएनए के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है कि आरएनए के केस में हमारा यहाँ पे टी की जगह यू हो जाता है कि जितना ए होगा उतना यू होगा। तो ये इनका एक बहुत बड़ा रूल था, इसको हम बेस पेयरिंग रूल भी बोलते हैं, बेस पेयरिंग रूल। तो इस रूल के बाद, इस रूल की वजह से इसको भी वॉटसन एंड क्रिक ने यूज़ किया, और उसके बाद उन्होंने दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताए। तो जो हम देख रहे हैं ए जो है वो टी से अटैच हो रहा है, जी जो है वो सी के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि हमारा जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। पहले तो एंटी पैरेलल का मतलब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेगा, एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगा, दोनों एक डायरेक्शन में रन नहीं करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में दोनों रन करेंगे तो बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और वो डीस्टेबल मतलब इनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डीएनए वॉटसन एंड क्रिक के स्ट्रक्चर का फाइंडिंग है। एंड द सेकंड फाइंडिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए विल पेयर विथ टी, जी विल पेयर विथ सी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होगा तो इनस्टेबल हो जाएंगे और पेयरिंग नहीं हो पाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। एंड तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए इस टाइप का पेयरिंग होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, और हमारा जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था वो राइट हैंडेड होते हैं, सेम एक्सिस पे होते हैं, सेम एक्सिस पे होते हैं। तो ये
बहुत बड़ा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर का फाइंडिंग था, जो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें दिया कि ये सब है हमारे शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और अल्टरनेटिवली शुगर फॉस्फेट प्रेजेंट है, बेसिस अंदर की तरफ प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों में यहाँ पे इसमें ए है तो उसमें टी है, इसमें जी है तो उसमें सी है, और दोनों स्ट्रैंड अपो एंटी पैरेलल है, मतलब एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो ये हमारे वॉटसन एंड क्रिक के स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी फाइंडिंग्स हैं। अब देखते हैं हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए भी हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने जो दिया वो बी फॉर्म कहलाता है, ठीक है, उसे हम बी फॉर्म बोलते हैं। अब देखते हैं कि बाकी क्या फॉर्म है। हमारे पास दो फॉर्म और हैं, ए फॉर्म एंड जेड डीएनए, और जेड फॉर्म भी हम बोलते हैं। तो कैसे डिफरेंस है इन तीनों में, तो तो देखते सबसे पहले जो बी डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है, ठीक है, ए भी राइट हैंडेड ही होता है, एंड बट जेड इज़ लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, एक्सिस में डिफरेंस आ गया। अब हो गया एक्सिस में डिफरेंस, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न में कितने हैं। तो ए में इट इज़ 11, बी में 10.5 एंड जेड में इट इज़ 12। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। देन आ गया डायामीटर में डिफरेंस हो गया हमारे, जैसे ए का डायामीटर ज़्यादा होता है 26 एंगस्ट्रॉम, बी का हमारा होता है 20 एंगस्ट्रॉम, एंड जेड इज़ ओनली 18 एंगस्ट्रॉम। सो ये हमारे तीन मेजर डिफरेंसेस होते हैं हमारे इन मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए में, ए बी एंड जेड। एंड जेड का एक और प्रॉपर्टी होता है, इसमें जो बेसिस होते हैं वो जिगजैग फॉर्म में अटैच होते हैं। बाकी ए और बी में इस टाइप का पैटर्न नहीं होता है, इसमें जिगजैग पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नंबर ऑफ बेस पेयर पर टन। जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं लाइक डीबीटी, जेआरएफ, सीएसआईआर और जो भी और भी आईसीएमआर, तो उनमें ना ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बी डीएनए में कितने बेसिस प्रेजेंट होते हैं, या समटाइम 11, समटाइम ए में और जेड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद करने के लिए कि हाँ बी में 10.5 है, ए में 11 है और जेड में 12 है। फिर अब हम देखते हैं आरएनए का स्ट्रक्चर भी थोड़ा देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, तो आरएनए में हमने देखा कि इसमें भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन ही होती है, ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई। फिर उसके बाद इसमें भी ए जो है इसमें यू से पेयर करता है, जी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, इसके 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता है। तो ये तो आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मोस्टली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। एंड दूसरा आरएनए क्या होता है ना, आरएनए बहुत टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, इस टाइप के। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इनकी क्या फंक्शंस होते हैं, तो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने डीएनए और आरएनए के में पढ़ा तो उसमें क्या डिफरेंसेस था। डीएनए का अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। फंक्शन देखें तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। और ये इसका मेन रोल होता है जीन एक्सप्रेशन में, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। स्ट्रक्चर में देखें तो ये डबल हेलिकल होता है, ये डबल हेलिकल होता है, ये मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कंपोजिशन देखे बेसिस और शुगर का, तो शुगर में ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गई, डीऑक्सी राइबोज हो गई इसमें, और इसमें क्या हो गई, राइबोज शुगर हो गई, ठीक है। बेसिस प्रोपोगेशन देखें तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये डीएनए की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। आरएनए जो होता है वो डीएनए से सिंथेसाइज होता है जब रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बेस पेयरिंग देखें, ए इज़ पेयर टू टी, जी इज़ पेयर टू सी। इसमें ए विल बी पेयर टू यू एंड जी विल बी पेयर टू सी। लोकेशन देखें तो लोकेशन आर डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ओनली, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। देन यूवी, यूवी डीएनए इज ससेप्टेबल टू यूवी, ठीक है, एंड आरएनए इज रेजिस्टेंट टू यूवी। तो ये इनके डिफरेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तो इनको आप थोड़ा याद करके रखें ताकि आप आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप देख सकते हैं। अब हम आज के की टेक अवेज देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो
बेसिक होता है, बेसिक यूनिट होता है। और न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, शुगर शुगर होता है, एक बेस होता है और एक फॉस्फेट होता है। और शुगर जो होता है डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी, और इसमें आरएनए में राइबोज होता है। बेसिस में देखें तो हमने बेसिस में देखा ए टी से पेयर करता है, ए यू से पेयर करता है आरएनए में, एंड जी तो सी से ही पेयर करता है, चाहे डीएनए हो या आरएनए में हो। डीएनए इज़ डबल हेलिकल, ठीक है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डबल हेलिकल होता है। एंटी पैरेलल स्टैंड्स होते हैं, एंटी पैरेलल, एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये बहुत बड़ी फाइंडिंग्स हैं। एंड डीएनए के केस में फॉस्फो और सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद आरएनए हमारा जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हाँ हमारा जो आरएनए होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है, जीन एक्सप्रेशन में कैसे हेल्प करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए के फंक्शंस के बारे में डिटेल में देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, एंड थोड़ा बहुत डीएनए का डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखेंगे, कुछ टाइप ऑफ डीएनए भी हम देखेंगे। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड गुड बाय।